ऋषि के समझाने के बाद भी वसुधा नहीं मानी और गाड़ी के बाहर ही आसपास की जगह देखने लगी। शाम होने को थी और गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई। चारों तरफ घना जंगल और सुनसान रास्ते पर बस वो दोनों ही थे। वसुधा को जंगली पौधे और उन पर खिले सुंदर नीले पीले फूल बहुत आकर्षित कर रहे थे। ऋषि की नजरें वसुधा पर ही थी, उसे खुद के लिए नहीं लेकिन वसुधा के लिए डर लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पे आने वाली प्यारी सी मुस्कान ऋषि का मन मोह लेती। वसुधा उन फूलों को प्यार से छूती, उन्हें चूमती। फूलों को देखते देखते वसुधा थोड़ी और आगे बढ़ी तो ऋषि ने टोक दिया, वसुधा ज़्यादा आगे मत जाना, आगे जंगल है जी। वसुधा मुंह बनाकर बोली तो ऋषि के चेहरे पे उसे ऐसे देख हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय ऋषि को एक कॉल आया। वो कॉल रिसीव कर बात करने लगा और वसुधा फूलों को देखते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ गई। ऐसे करते करते वसुधा अब जंगल में आ गई। वहाँ आकर देखा तो 4 गुंडे टाइप लोग वहाँ बैठे शराब पी रहे थे। उन्हें देख वसुधा घबरा गई और तुरंत पीछे बिना कुछ बोले मुड़ कर जाने लगी कि जल्दी जल्दी में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गई। गिरने की आवाज़ से उन 4 लोगों का ध्यान भी वसुधा पर गया। एक लड़की को सुनसान जंगल में देख वो लोग वसुधा के पास आए। अरे यार, इस जंगल में ये खूबसूरती कहाँ से आ गई? एक आदमी ने बोला। ये सुन वसुधा जल्दी से उठ गई और घबराहट में आगे जाने लगी, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकराने से चोट लग गई, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। वो आगे जा ना सकी। तब तक उन 4 ने उसे घेर लिया। यार, बहुत चिकना आइटम लग रहा है बॉस, दूसरे लड़के ने वसुधा को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला और उसके पास आने लगा। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, वसुधा उन्हें धमकाते हुए बोली। अच्छा, क्या कर लेगी तू? तुम जरा छू कर तो बता, उनमें से एक ने कहा और चारों जोर जोर से हंसने लगे। वसुधा ने उन 4 को देख जोर से चीख लगाई। ऋषि! वसुधा की आवाज़ सुन ऋषि ने फ़ोन कान से हटाकर अपने आसपास देखा, लेकिन वसुधा वहाँ नहीं थी। वो घबरा गया। ये आवाज़ तो वसुधा की थी। कहाँ गई ये लड़की भी ना? कहा था इससे कि कहीं मत जाना, लेकिन इसे तो मेरी बात ही नहीं सुननी, ऋषि ने आसपास देखते हुए कहा और वसुधा को ढूंढने लगा। ये किसको बुला रही है तू? आदमी ने पूछा। अभी पता चल जाएगा किससे बुला रही हूँ, वसुधा बोली और फिर एक बार जोर से चीखी। ऋषि! वसुधा की आवाज़ सुन। ऋषि ने भी वसुधा को आवाज़ लगाई। वसुधा, कहाँ हो तुम? वसुधा! ऋषि की आवाज़ सुन। उनमें से एक ने बोला, लगता है इसके साथ सच में कोई है। एक काम कर, इसका मुंह बंद कर और लेकर चल यहाँ से। दूसरा आदमी वसुधा के पास आया। वसुधा पीछे जाते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, देख लेते हैं अच्छे से कि तुम हो कौन, उनमें से एक ने कहा और पास आ गया। वसुधा ने एक बार और आवाज़ लगाना चाहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ आधी गले में ही घुट गई, क्योंकि तब तक आदमी ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था। वसुधा छटपटाने लगी, छूटने की कोशिश करने लगी। इधर ऋषि परेशान सा वसुधा को ढूंढने में ही लगा था। जब वसुधा उसे आसपास नहीं मिली तो उसे वसुधा को लेकर डर लगने लगा। वो अंदर जंगल की ओर दौड़ा, क्योंकि उसने वसुधा की घुटी हुई आवाज़ सुन ली थी। किसी अनहोनी के डर से उसके माथे पर घबराहट से पसीने आने लगे और दिल बैठा जा रहा था, जैसे उससे उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। वसुधा, वसुधा, वो आवाज़ लगाते हुए इधर उधर जंगल में ढूंढने लगा। वहीं वो 4 वसुधा को घसीटते हुए जंगल में बनी एक झोपड़ी में ले आए। ऋषि जब वसुधा को ढूंढता हुआ उस जगह आया तो देखा वहाँ वसुधा की चूड़ियों के कुछ टुकड़े पड़े हैं और ज़मीन पर कुछ कदमों के निशान। ऋषि को अब और डर लगने लगा। वो उस निशानों का पीछा करते हुए उसी दिशा में जाने लगा। आगे जाकर उसे वसुधा की सैंडल मिली और कुछ घसीटने के निशान। ऋषि और आगे बढ़ा। इधर झोपड़ी में उन लोगों में से 2 लोगों ने उसे पकड़ रखा था
और एक ने आगे बढ़कर उसके गले से दुपट्टा निकाल उसके मुंह पे बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना सकी। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे और छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक आदमी ने खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा और उसके सूट का बाजू फाड़ दिया। वसुधा घबराते हुए नामे अपनी गर्दन हिला रही थी। वो आदमी और आगे बढ़ता उसके पहले ही आवाज़ वहाँ गूंजी, स्टॉप। सबने पीछे मुड़कर देखा और साथ में वसुधा ने भी। वहाँ ऋषि खड़ा था जो गुस्से में सबको घूर रहा था। ऋषि को देख वो अपनी आंसू भरी आंखों से मुस्कुराने लगी, लेकिन वसुधा को उस हालत में देख ऋषि का खून जलने लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। वो उन चारों को घूरते हुए बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो छोड़ दो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दी बिना अपना काम किए? एक आदमी ने जैसे ही कहा, ऋषि ने उसे आगे बढ़कर एक घूंसा मार दिया। ये देख। बाकी के तीनों ऋषि पर टूट पड़े। ऋषि उनसे लड़ने लगा। वो उन चारों पे भारी पड़ रहा था। ये देख एक आदमी उठा और वसुधा के गले पे चाकू रख कर बोला, अब अगर तूने हम पर हाथ उठाया तो ये लड़की अपनी जान से जाएगी। ये देख ऋषि के हाथ रुक गए और वो चारों भी अब चैन की सांस लेने लगी। जैसे जान बची तो लाखों पाए। उस आदमी को रिलैक्स होते देख ऋषि ने हाथ मारकर चाकू गिरा दिए और उसकी गर्दन पकड़ जमीन पर गिराते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी वसुधा को हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से छुआ है ना तूने? इन्हीं हाथों से। ये बोल उसने उनका हाथ पकड़ मोड़ दिया। कड़कड़ की आवाज़ आई जो उन आदमियों के हाथ हड्डी टूटने की आवाज़ थी। इस समय वो बहुत गुस्से में था। उसका ये रूप देख वसुधा सहम गई और बाकी के तीनों गुंडे तो डर के मारे कांपने लगे। ऋषि उसको छोड़ बाकी तीनों के पास गया और अपनी जलती हुई निगाहों से घूरने लगा। उसने वहीं पड़ा एक डंडा उठाया और लगा तीनों को पीटने। हाथ लगा, छूना चाहता है ना इसे? ले छू ना। ऋषि ये बोलते हुए उन तीनों को पीटे जा रहा था। इस समय वो महाकाल का रौद्र रूप लग रहा था। वसुधा एक कोने में डरी सहमी खड़ी ऋषि को ही देख रही थी। ऋषि का ये रूप उसके लिए भी नया था। ऋषि का हमेशा उसने केयरिंग रूप ही देखा था। ऋषि उन तीनों को बुरी तरह पीट रहा था। तीनों में से एक आदमी किसी तरह वसुधा के पास आया और उसके पैरों में गिर कर बोला, मैडम प्लीज़ साहब को रोक लीजिए, वो मर जाएंगी। हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। उनको बचा लो मैडम, उनको बचा लो। वसुधा ने जब ऋषि को देखा, फिर ऋषि को जो उन लोगों को मार मार कर अधमरा कर चुका था, वसुधा किसी तरह ऋषि के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि ने उसकी ओर देखा तो अपनी अपनी आंसू भरी आंखों से देख नाम में गर्दन हिला दी। ऋषि तुरंत डंडा छोड़ आगे बढ़ा, वसुधा को सीने से लगा लिया। वसुधा रोने लगी। वसुधा को उसने कस के बाहों में भींच बोला, तुम ठीक हो? वसुधा भी डरी सहमी उसके सीने से चिपकी रही। कुछ देर बाद ऋषि वसुधा से अलग हुआ और उसका चेहरा अपनी हथेली में थाम बोला, तुम ठीक हो ना? वसुधा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। ऋषि ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और वसुधा का चेहरा साफ करने लगी। वसुधा के गाल पर थप्पड़ का निशान देख उसे बहुत तकलीफ हुई। मुझे माफ़ कर दो वसुधा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। ऋषि उदासी से बोला। ये सुन वसुधा ने एकदम से ऋषि के होंठों पे अपनी उंगली रख दी। वो बोली, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने तो मुझे मना किया था आगे जाने से, मैं ही नहीं मानी और जंगल के अंदर आ गई, तो गलती तो मेरी है। ऋषि एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। ये देख वसुधा ने अपनी उंगली ऋषि के होठों से हटाई। चलो यहाँ से निकलते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने फिर से सिर हिला दिया। वसुधा जैसी ही आगे बढ़ी वैसे ही लड़खड़ा गई। ऋषि ने उसे जल्दी से थाम लिया। वसुधा क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट? ये बोलते हुए उसका ध्यान वसुधा के पैरों की ओर गया जहाँ से खून बह रहा था।
ये कैसे हुआ? ऋषि बोला। वो मैं पत्थर से मेरा पैर टकरा गया, वसुधा ने कहा तो ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और वसुधा ने भी अपनी गर्दन में सोने वाही लपेट दी। ऋषि आगे देखते हुए वसुधा को गोद में उठाए जा रहा था और वसुधा उसे एकटक देखे जा रही थी। ऋषि जब वसुधा की ओर देखता तो वसुधा अपनी आंखें बंद कर लेती और ऋषि जैसे ही आगे देखता वसुधा अपनी आंखें तुरंत खोल लेती। ये देख ऋषि के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं वसुधा भी उसे प्यार से देखने लगी। ऋषि आखिर जंगल से बाहर गाड़ी तक पहुंच ही गया। वहां सुमित उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अपने बॉस को ऐसे देख उसका तो मुंह पूरा का पूरा खुला हो। हैरानी से देख अपनी आंखें मिलते हुए बोला, ये सर ही है ना या कोई और है? ये मैम को गोद में क्यों लेकर आ रहे हैं? सुमित, ओपन द डोर। ऋषि की आवाज़ से सुमित की तंद्रा टूटी। यस सर, सुमित ने कहा और गाड़ी का डोर खोल दिया। ऋषि ने वसुधा को आराम से गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी ओर से जाने लगा। सर, ये मैम को क्या हुआ और आप ऐसे अंदर जंगल में? आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, सुमित ने पूछा। यहीं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूं या गाड़ी में बैठूं? ऋषि ने उसे घूरते हुए कहा और गाड़ी में बैठ गया। सुमित भी ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पे बैठ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। सुमित, मेरे लिए नया फ़ोन और एक नया सिम का इंतज़ाम करो। मेरा फ़ोन जंगल में कहीं गिर गया। ऋषि बोला। जी सर, घर पहुंचते ही आपको नया फ़ोन और सिम मिल जाएगा और डॉक्टर को भी फ़ोन कर घर बुला लो। जी सर, हो जाएगा, सुमित ने कहा और अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने लगा। वसुधा कब से ऋषि को ही देख रही थी, उसको खुद के लिए परेशान होता देख रही थी। ऋषि ने उसकी ओर देख आंखों के इशारे से पूछा, क्या है? तो वसुधा ने ना में सिर हिला दिया। ऋषि ने प्यार से उसका सिर हिलाया और उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वसुधा ने भी उसके सीने लगी, अपनी आंखें बंद कर ली। वसुधा को ऐसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऋषि प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और उसने उसके सिर को हल्के से चूमा। आगे बैठे सुमित ने रियर व्यू मिरर में से जब अपने खड़ूस बॉस को अपनी पत्नी पर ऐसे प्यार बरसाते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके लिए तो उसका बॉस मिस्टर हार्ड स्टोन है, पत्थर सा सख्त, जिसके पास दिल ही नहीं है। ऋषि की नज़रें भी जब मिरर व्यू पर गई तो वो सुमित को घूरने लगा, जिसे देख सुमित ने डर के मारे नज़रें फेर ली। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँचे। ऋषि ने वसुधा को हल्की सी आवाज़ लगाई, लेकिन वसुधा नहीं जगी। ये देख ऋषि ने उसके चेहरे को छुआ, जो काफ़ी गर्म है। लगता है चोट और दर्द की वजह से इसे बुखार हो गया है, शायद इसीलिए बेहोश भी हो गई, ऋषि ने खुद से ही कहा और बाहर आकर फिर से वसुधा को गोद में उठा लिया। डॉक्टर पहले से उनका वहाँ वेट कर रहे थे। ऋषि वसुधा को गोद में उठाए सीधा अपने कमरे में गया। सभी नौकर हैरानी से ऋषि को देख रहे थे। एक पुराने नौकर ने आकर सुमित से कहा, ये साहब किसे गोद में लेकर आए हैं और कौन हो सकता है? ये हमारे साहब की पत्नी है। क्या आप सच कह रहे हैं? नौकर खुश होते हुए बोला। हाँ, आपको क्या लगता है कि साहब और किसी को ऐसे अपने कमरे में ले जाएंगी? सुमित ने कहा। हाँ, कह तुम सही रहे हो, लेकिन मालकिन जब इसी समय शहर में है तो साहब के साथ क्यों नहीं रहती? और उन्हें हुआ क्या है? ये तो इसीलिए कि मैडम पढ़ती हैं यहाँ कॉलेज में और मैडम को चोट लग गई है पैर में, सुमित ने कहा तो नौकर ने फिक्र में अपना सिर हिला दिया। इधर कमरे में डॉक्टर ने वसुधा को चेक किया और इंजेक्शन देकर दवाई दे दी। घबराने की बात नहीं है मिस्टर खन्ना, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है तो बुखार भी उतर जाएगा, डॉक्टर ने ऋषि से कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। सुमित उन्हें बाहर तक छोड़ आया। सुमित, ऋषि ने ऊपर से आवाज़ लगाई। यस सर। सुमित दौड़ते हुए ऊपर आया। फ़ोन ये लीजिए सर। सुमित ने एक फ़ोन ऋषि की ओर बढ़ाकर कहा, सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं इसमें? जी सर। ओके, अब तुम जाओ और कल की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। जी सर।
सुमित ने कहा और वहाँ से चला गया। ऋषि फिर से कमरे में आया और वसुधा का हाथ पकड़ वहीं बैठ गया। ऋषि वसुधा का हाथ थामी उसके पास ही बैठ गया। उसकी नज़र वसुधा के फटे कपड़ों पे गई। उसने नज़रें फेर ली और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो वसुधा के चेहरे को एक टक देखने लगा। उसी समय फ़ोन की रिंग की आवाज़ आई। ऋषि ने इधर उधर नज़रें घुमाई तो देखा आवाज़ वसुधा के पर्स से आ रही थी। उसने वसुधा का पर्स खोल के देखा तो ये आवाज़ वसुधा के मोबाइल की रिंग की थी। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा जिस पर संजू लिखा था आ रहा था। नाम देख ऋषि की त्योरियां चढ़ गई। ये क्यों फ़ोन कर रहा है, ऋषि ने खुद से ही कहा। तब तक पूरी रिंग जाकर कॉल कट हो गया था। ऋषि ने फ़ोन पास ही टेबल पर जैसे ही रखा उसी समय कुछ मैसेज पॉपअप हुआ। ऋषि ने स्क्रॉल कर मैसेज देखे तो वो संजू के ही थे। हाय, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ऋषि आंखें छोटी कर मैसेज पढ़ने लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी। ये बड़े मैसेज कर रहा है। आज तक मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया वसुधा को, और इसे देखो, इसे मेरी पत्नी की बड़ी फिक्र है। लगता है इसे बताना ही पड़ेगा कि वसुधा कौन है, ऋषि ने कहा और फ़ोन में कुछ करके फ़ोन अनलॉक कर दिया। ऋषि ने संजय को रिप्लाई किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा तुमसे बात करने का अभी मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मूड ख़राब है? उधर से संजय का रिप्लाई आया। अब तो ऋषि को बहुत ही गुस्सा आने लगा संजय पर। उसने टाइप किया, तुमसे मतलब, एंड डोंट डिस्टर्ब मी। उसके बाद उसने संजय को ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब करे फ़ोन मेरी वसु को। बड़ा ही चिपकू है, ऋषि ने कहा। फिर खुद से ही बोला, एम आई जेलस? नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? अपने सवाल का उसने खुद ही जवाब दे दिया। वसुधा का फ़ोन एक बार फिर रिंग हुआ। इस बार फ़ोन पर निशा का नाम फ्लैश हो रहा था। ये तो वसु की रूममेट है। अब इसे क्या कहूँ, कॉल रिसीव करूँ या ना करूँ? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ ही रहा था कि फिर से मैसेज टोन बजी। मैसेज निशा का था। वसुधा कहाँ है? हॉस्टल वापस कब आ रही है? मैसेज पढ़ते ही ऋषि रिप्लाई देने के बारे में सोच ही रहा था कि निशा का दोबारा कॉल आया। इस बार ऋषि ने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही निशा शुरू हो गई, कहाँ है यार, देर हो जाए, उससे पहले तू आ जा, या फिर अगर तेरे मिस्टर हस्बैंड को तुझे छोड़ने का इरादा नहीं है तो उनके पास ही रुक जा। वार्डन से मैं बात कर लूँगी, निशा ने चिढ़ते हुए कहा। वार्डन से कह दो कि वसु आज नहीं आएगी, ऋषि की सधी हुई आवाज़ आई। जी जी जी, आप कौन? निशा हकलाते हुए बोली, मैं ऋषि। ऋषि ने सपाट लहजे में कहा, ओह मिस्टर खन्ना, सो सॉरी मिस्टर खन्ना। इट्स ओके, ऋषि ने छोटा सा जवाब दिया। वसुधा कहाँ है? निशा बोली, वो आराम कर रही है, बाकी आप सुबह उससे बात कर लेना, ऋषि ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और यहाँ निशा फ़ोन को घूरती रह गई। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद ऋषि ने वसुधा की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की। उसमें अपना नंबर मिस्टर हस्बैंड के नाम से सेव देख उसके चेहरे पे मुस्कान खिल गई। वो नाम दोहराते हुए बोला, मिस्टर हस्बैंड। वो फिर से मुस्कुरा दिया। ऋषि ने वसुधा के माथे को छुआ। बुखार कुछ कम था। अब वो उठा अलमारी से अपने कपड़े लिए और चेंज कर फिर से वसुधा के पास बैठ गया। क्या है तुम्हारे मन में वसु? क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील करने लगी हो, या सिर्फ हमारी शादी की वजह से तुम ऐसे बिहेव करने लगी हो, या फिर तुम्हारे मन में उस दिन की गलतफहमी को लेकर कोई गिल्ट है? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऋषि ने वसुधा को देख कहा। उस दिन तुम्हारा मुझे गलत समझना, फिर वो क्या था? ऋषि यही सब सोचते हुए एक बार फिर वसुधा का फ़ोन उठा लिया। गैलरी में वसुधा की कुछ पिक्स सेव थी, जिसमें कुछ में तो वो अजब गजब शक्लें बनाई हुई है तो कुछ में खूबसूरत लग रही है। एक दो पिक्स उसने अपने मोबाइल पे सेंड की और उनका फ़ोन टेबल पर रख दिया। चेयर पर बैठे बैठे ही उसे नींद लग गई। देर रात जब वसुधा की नींद खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में देख वो चौंक कर उठ गई और चारों ओर नजरें घुमा के देखने लगी। लेकिन जब सामने चेयर पर सोते ऋषि को देखा तो उसकी जान में जान आई।
इसका मतलब ये मुझे घर ले आए हैं, वसुधा खुद से ही बोली। वो बेड के किनारे बैठे अपने गाल पर हाथ रखे ऋषि को देखने लगी। इस समय उसने ब्लैक टी शर्ट और बैग लोवर पहना हुआ था। वसुधा बहुत प्यार से उसके चेहरे को देखने लगी। गोरा रंग, साफ फेस कट, तीखी नाक, सुर्ख पतले होंठ, नींद में भी उन पर सजी मुस्कान और घनी लंबी रेशमी पलकें जैसे मस्कारा लगाया हो। ऋषि मनमोहक अवयव को वो एक टक निहारने लगी। लुक तो सच में कातिल है मिस्टर हस्बैंड का, तभी लड़कियां पागल हैं, वसुधा खुद से बोली। फिर मुस्कुराने लगी। वो धीरे से बेड से उतर कर नीचे आई और ऋषि के पैरों के पास बैठ अपना सिर उसकी गोद में रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब ऋषि की नींद खुली तो वसुधा को इसे ज़मीन पर बैठे देख हैरान हो गया, मगर उसका सिर अपनी गोद में देख और प्यार से उसका सिर सहलाकर बोला, वसुधा उठो। मुझे नहीं उठना अभी, और सोना है, वसुधा नींद में बोली। तो बेड पर जाकर सो जाओ ना, ज़मीन पे क्यों बैठी हो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। सोने दीजिए ना, ऐसे अच्छा लग रहा है आपके पास। उठो, बिस्तर पर सोना चलो, ऋषि ने कहा और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पे लिटा दिया। ऋषि जब वसुधा से दूर होने लगा तो वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? सुबह हो गई है, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। आज संडे है तो एक्सरसाइज को छुट्टी दे दीजिए, और वैसे आप बहुत फिट हो, कल देख लिया मैंने। तो अब चुपचाप आप भी सो जाइए। लेकिन वसुधा में, ऋषि ने आगे कुछ कहना चाहा तो वसुधा ने ऋषि को अपनी ओर खींच लिया, जिससे ऋषि वसुधा के ऊपर आ गिरा और दोनों के होंठ आपस में छू गए। अचानक से हुए इस वाक़ये से वसुधा की तो आंखें बंद हो गई और ऋषि की नज़र वसुधा के चेहरे पर टिक गई। वसुधा के चेहरे पर सिंदूरी आभा आ गई, जिसकी दहक से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वसुधा ने हौले हौले अपनी आंखें खोली तो ऋषि को अपने इतने करीब देख उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो गई। ऋषि अब अपने होश में आया और उठते हुए बोला, सॉरी, वो गलती से। वसुधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों के इशारे से ही उसे वहीं लेटने की विनती करने लगी। उसका इरादा समझ ऋषि वसुधा के बगल में लेट गया। वसुधा ऋषि के करीब आई और उसके सीने पे सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषि ने भी उसे बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के ही चेहरे पे सुकून था। दोनों फिर से नींद की आगोश में चले गए। कुछ देर बाद जब ऋषि की नींद खुली, घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। उसकी नज़रें खुद से लिपटी वसुधा पे गई। उसे देख वो मन में बोला, आज तुमने मेरी ओर पहला कदम बढ़ाया है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर हो गई तो कहीं ऐसा ना हो तुमसे दिल लगाने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, तो मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर। इसीलिए तुमसे दूर ही रहता हूँ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है, लेकिन ये ऋषि खन्ना अगर किसी से डरता है तो प्यार और इश्क से। ऋषि ने वसुधा का सिर सहलाकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। वसुधा के होठों पे मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी आंखें खोल ली। थैंक यू, वसुधा बोली। किस लिए? ऋषि बोला। वसुधा ने अपनी उंगली अपने माथे पे रख ली और अपनी नज़रें झुका ली। ऋषि हौले से मुस्कुरा दिया। अब उठना है या और सोना है? ऋषि बोला तो वसुधा उससे दूर हुई। तो ऋषि उठा और उस रूम में चला गया और वसुधा भी बेड से उठी और चारों ओर घूमकर कमरा को देखने लगी। कमरा काफ़ी बड़ा और आलीशान था। घूमते घूमते उसकी नज़र उस रूम के दरवाजे पर गई जो हल्का खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो ऋषि सावर के नीचे खड़ा नहा रहा था। उसका गठीला और कसरती शरीर वसुधा के सामने था। वसुधा एकटक उसे देखने लगी। ऋषि के गोरे कंधे पर गिरती पानी की बूंदें वसुधा का गला सुखा रही थी। उसने थूक गटकते हुए अपना गला तर किया। उसकी नज़रें मानो ऋषि पे ही जम गई। सावर बंद होते ही वसुधा अपने होश में आई और इसके पहले कि ऋषि उसे देखता वो जल्दी से बिस्तर पे आके बैठ गई। ऋषि टॉवल लपेटे एक टॉवल से
सिर को पोंछते हुए बाहर आया और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। वसुधा उसे आंखें फाड़े एकटक ऐसे देखे जा रही थी। ऋषि ने अलमारी से कपड़े लिए और अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, वसुधा और कितना घूरोगी, अब नज़र लगाओगी क्या? जानता हूँ मेरी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऋषि ने उसे छेड़ा। क्या क्या कहा आपने? मैं आपको नज़र लगाऊंगी? मैं क्यों आपको नज़र लगाऊंगी? वैसे भी आपको ऐसे देखने का पूरा राइट है मेरे पास। यू आर माई हस्बैंड, समझे? वसुधा भौहें तान कर बोली, एग्जैक्टली आई एम योर हस्बैंड। तो तुम मुझे जी भर कर देख सकती हो क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। तो फिर ये शर्मा की नज़रें क्यों झुका लेती हो? ऋषि उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोला तो वसुधा की आंखें शर्म से झुक गई। देखा, फिर से शर्मा गई। ऋषि ने कहा तो वसुधा ने नज़रें उठाकर उसे देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अब क्या पूरा दिन मुझे यूं ही देखने का इरादा है या तुम्हें भी रेडी होना है? ऋषि धीरे से उसके कान में बोला तो वसुधा अपने होश में आई। जी, जाओ तुम भी नहा लो, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। लेकिन मैं पहनूं क्या? मेरे कपड़े? वसुधा हचकचाते हुए बोली। आओ मेरे साथ, ऋषि ने कहा और एक वार्डरोब खोलते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े? ये सब? वसुधा हैरानी से ऋषि की ओर देखने लगी। ये सब तुम्हारा है? ये सब मैंने पहले से रेडी करवा कर रखा था। ऋषि ने वसुधा को देखते हुए कहा। जाओ अब तैयार हो जाओ। वसुधा अब भी हैरानी से ऋषि को ही देख रही थी। कैसा इंसान है ये, इन्हें मेरी कितनी परवाह है, कितना ख्याल है मेरा, मेरे लिए पहले से तैयारी करके रखी है। तो बोलते नहीं कि मैं इनके साथ ही रहूं? वसुधा मन में सोचने लगी। अब क्या सोचने लगी? जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, ऋषि ने कहा तो वसुधा अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या पहनूं मैं? वसुधा सोचते हुए बोली। मैं कुछ हेल्प करूं? ऋषि ने पूछा तो वसुधा ने हाँ में गर्दन हिला दी। ऋषि ने एक पीले कलर का सूट निकालकर वसुधा को थमा दिया और बोला, इसे पहनो। वसुधा कपड़े लेके बाथरूम में जाने लगी, फिर वापस मुड़कर ऋषि की ओर आई। ऋषि सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा तो वसुधा अपने पंजों पर उचक कर खड़ी हुई और उसके गालों को चूम वहाँ से वॉशरूम में भाग गई। ऋषि अपने गाल को हाथ लगाए वहीं स्तब्ध हो गया। वसुधा के नाजुक लबों की गर्माहट ऋषि को अंदर तक महसूस हुई। वो वैसे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद वसुधा जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा ऋषि अभी भी वैसे ही खड़ा है। वो हल्के से मुस्कुराई और ऋषि के पास आकर उसके दूसरे गाल को भी छू लिया। ऋषि की अपने ख्यालों से बाहर आया और वसुधा को देखने लगा। वसुधा उसके दोनों हाथ नीचे करते हुए उसके शर्ट का बटन बंद करते हुए बोली, अब ऐसे ही खड़े रहेंगी क्या? और वैसे भी पत्नी हूँ आपकी तो इतना हक तो बनता ही है मेरा। वैसे भी मैंने तो सिर्फ गाल पर किस किया है। वसुधा की मासूमियत देख अब ऋषि भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ऋषि को वसुधा की मासूमियत पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वो लगातार ही उसे देखे जा रहा था। वसुधा ने ऋषि के शर्ट की बटन बंद की और उसकी कॉलर को ठीक करते हुए बोली, जानती हूँ बहुत बदतमीजी की है आपके साथ, उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते का क्या भविष्य है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी भी कामयाब शादी के रिश्ते में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं दिल से आपका सम्मान करती हूँ और कल के हादसे के बाद ये विश्वास और मजबूत हो गया है कि चाहे जो हो जाए आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगी। मैं आपके साथ हर कदम पे सुरक्षित हूँ। मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती हूँ। बाकी आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। ये बोल वसुधा उसकी आंखों में झांकने लगी और ऋषि के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। ऋषि अब भी उसकी कही गई बातों का अर्थ समझने में खोया हुआ था। जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो वसुधा उससे दूर हुई और बोली, आप नीचे जाइए, मैं रेडी होकर आती हूँ। वसुधा ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर आईने में देख अपने बाल संवारने लगी। सुनहरे कलर के कमरे तक आते आते गीले बाल
उसकी कुर्ती को कमर से भिगो रहे थे। ये देख ऋषि उसके पास आया और टॉवेल से उसके बाल पोंछने लगा। वसुधा तुरंत मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो तुम्हारे बाल गीले हैं तो सर्दी लग जाएगी। उसने पास ही पड़ा ड्रायर उठाया और उसको ऑन कर वसुधा के बाल सुखाने लगा। वसुधा उसे आईने में से देखे जा रही थी। इस समय ऋषि के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो तत्लीनता से अपने काम में जुटा था। वसुधा कैसे ना ऐसे आदमी पे अपना दिल हारती। वो कैसे ऋषि के चाम से बच पाती। ना चाहते हुए भी उसका दिल उसके हाथों से फिसलता ऋषि का हो रहा था। इतनी परवाह करने वाला पति आखिर किस लड़की को नहीं चाहिए होगा। ये सारी खूबियाँ तो बॉयफ्रेंड में होती हैं, पति में नहीं। लड़के जब तक प्रेमी होते हैं तब तक ही जानू बाबू सोना कहते हैं। पति बनते ही उनका रूप ही बदल जाता है। अपने पति में ही प्रेमी मिलना बहुत ही कम लड़कियों को नसीब होता है। वसुधा इन्हीं सब ख्यालों से दो चार हो रही थी कि ऋषि ने हेयर ड्रायर बंद कर नीचे रख दिया। वसुधा ने चौंक कर ऋषि को देखा, फिर अपने बालों को। थैंक यू। वसुधा ने आईने में से देख ऋषि को कहा तो ऋषि ने सिर्फ एक और होंठ उठा हल्के से मुस्कुरा दिया और वहाँ से जाने लगा। रुकिए। वसुधा की आवाज़ पर ऋषि पलटा। ये लगा देंगे मेरी मांग में प्लीज़। वसुधा ने सिंदूर की डिबिया आगे कर दी। ऋषि उसके पास आया और चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांग में लगा दिया। वसुधा की आंखें बंद हो गई। जिस सिंदूर को उसने मजबूरी में अपनी मांग में लगवाया था, आज अपनी खुशी से अपनी मांग में सजा रही थी, वो भी ऋषि के हाथों से ही। हम भारतीय महिलाएं कितनी जुड़ी होती हैं इन छोटी छोटी सुहाग की निशानियों से। इनसे जुड़े होते हैं हमारे एहसास। फिर वो चाहे सिंदूर हो, चूड़ी हो, मंगलसूत्र हो या पाँव की उंगलियों में पहनने जाने वाली बिछिया। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन इन्हें खुद से अलग नहीं करते। ये प्रतीक होते हैं उस अटूट बंधन का, जो बंधन होकर भी हम पूरी खुशी से स्वीकार करते हैं। वही बंधन जो शिव का पार्वती से और राम का सीता से है। ये निशानी होती है एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की। वसुधा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने जल्दी से ऋषि से नजरें फेर ली। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अपना क्लचर बालों में फंसाया और वहीं बेड पर पड़ा दुपट्टा कंधे पर सिट कर बोली, अब चले नीचे। ऋषि ने उसकी आंखों में आई नमी देख ली। उसने कुछ नहीं कहा। बोलो। वसुधा के साथ कमरे से बाहर आया। दोनों को सीढ़ियों से उतरते देख घर के सारे नौकर उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगे। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि घर के बुजुर्ग नौकर ने उन दोनों को वहीं से बुलाए ली। आखिर उनके साहब को उनकी जीवन संगिनी जो मिल गई थी, वो भी बिल्कुल उनसे मैच। वसुधा नीचे आई। नाश्ते की टेबल पर बैठने से पहले उसने बुजुर्ग नौकरों से पूछा, काका इस घर में मंदिर कहाँ है? नौकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ काका? क्या इस घर में मंदिर नहीं है? है ना बिटिया, मंदिर है, लेकिन हर रोज़ हम ही पूजा करते हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैं भी पूजा कर लेती हूँ, वसुधा ने कहा तो नौकर ने एक नज़र ऋषि को देखा। ऋषि का इशारा पाते ही वो उसे घर के एक कोने में बनी मंदिर की ओर ले आया। वसुधा ने देखा मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। उसने सिर पर दुपट्टा रख लिया और ज्योति जलाकर पूजा करने लगी। पूजा कर आखिर में वो आरती गाने लगी। उसकी आवाज़ सुन ऋषि न चाहते हुए भी मंदिर की ओर आया। वो आज पहली बार वसुधा की आवाज़ सुन रहा था। वो वसुधा के बगल में आके खड़ा हो गया और एकटक वसुधा को देखने लगा। ये लड़की क्या है, हर बार कुछ ऐसा कर जाती है कि अपने व्यक्तित्व का एक नया ही रंग दिखाकर मुझे अभिचिंतित कर जाती है, ऋषि मन में सोचने लगा। वसुधा ने आरती खत्म की और घर के सभी नौकरों को आरती देकर आखिर में ऋषि के पास आई। जी आरती। ऋषि ने उसे देखा, फिर आरती लेकर पहले वसुधा के माथे से लगाया, फिर खुद के माथे से। वसुधा मुस्कुराकर रह गई। उसने आरती की थाल मंदिर में रखी और डाइनिंग टेबल की ओर आ गई। उसने ऋषि की प्लेट लगाई, फिर अपनी भी लगाई।
दोनों बैठ नाश्ता करने लगे। नाश्ता फिनिश कर वो उठने लगे कि नौकर ने फिर से पूछा, बेटिया दोपहर के खाने में क्या बनाएं? ये सुन वसुधा ऋषि की ओर देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही है कि वो क्या खाना चाहता है। मेरी ओर क्या देख रही हो? जो तुम्हें पसंद हो वो बनवाओ। वैसे भी हॉस्टल की मेस का खाना खाकर बोर हो गई होगी। फिर अपनी भी लगाई। दोनों बैठ नाश्ता करने खाकर बोर हो गई होगी। सच्ची में मैं अपनी पसंद का कुछ भी बनवा सकती हूँ। आप खाएंगे मेरी पसंद का? वसुधा चहकती हुई बोली। ऋषि ने छोटा सा जवाब दिया और बाहर जाने लगा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? वसुधा बोली। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे संडे का भी कोई काम करते हैं क्या? और आप मुझे ऐसे घर पे अकेला छोड़ कर जा रहे हैं? वसुधा ने बच्चों सा मुँह बनाकर बोला। मैं तुम्हें घर में छोड़ कर जा रहा हूँ, जो हमारा अपना है, जंगल में नहीं, जो तुम कह रही हो कि अकेले छोड़ कर जा रहा हूँ। ऋषि ने कहा तो वसुधा मुस्कुराते हुए ऋषि की कहे बस 3 शब्दों को दोहराने लगी। हमारा अपना घर कहाँ खो गई? ऋषि की आवाज़ से जैसे वो नींद से जागी हो। मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ, तब तुम अपनी पसंद का मेनू बताओ और घर देखो। ऋषि ने कहा तो वसुधा दोबारा बोली, हमारा अपना घर, हाँ तुम देखो। तब तक मैं यूं गया और यूं आया, ऋषि ने कहा और बाय बोलकर वहाँ से चला गया। वसुधा ने कोको को क्या बनाना है इसके सारे इंस्ट्रक्शन दिए और घूम कर पूरा घर देखने लगी। घर बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था। घर के हर कोने से ऋषि की मौजूदगी का एहसास हो रहा था वसुधा को। ऋषि बेटा ने बहुत ही मन से इस घर को बनाया है। पीछे से आवाज़ आई तो वसुधा ने पलटकर देखा। वही बुजुर्ग नौकर था जो उसकी नज़र उतार रहा था। क्या सच में काका? वसुधा ने पूछा। हाँ बिटिया, ये पूरा घर, यहाँ की एक एक चीज़, सब कुछ ऋषि बेटे की पसंद की है। सही मायने में आप अब अपने पति के घर आई हो और आज इस घर में, इस घर के मंदिर में, इस घर की मालकिन के हाथों पूजा भी हुई। काका बोले। क्यों काका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी और दादी माँ भी तो है। वसुधा बोली। हाँ हैं, लेकिन इस घर में वो कभी नहीं आई। साहब भी यहाँ कभी कभी आते हैं और जब दिल्ली होते हैं तो यहीं रुकते हैं, लेकिन दादी माँ और बड़ी बहू ये बोलकर कभी नहीं आई इस घर में कि इस घर में सबसे पहला कदम ऋषि बेटा की पत्नी का ही पड़ेगा। तब वो दोनों आएंगी और देखिए आप आ गई बिटिया, अब वो दोनों भी आएंगी, काका बोल रहे थे और वसुधा उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे उनकी बातों में रस आने लगा। आप कब से इस घर में हैं काका? मेरी तो उम्र बीत गई बेटा इस परिवार में। बड़े साहब मुझे पंजाब के एक गांव से लाए थे जब मैं 16 साल का बेसहारा वहाँ की सड़कों पे भूखा प्यासा भटक रहा था। काम की तलाश में भीख मांगना मुझे गंवारा नहीं था। मैं मेहनत करके खाना चाहता था। मेरे कोई आगे पीछे नहीं था। मैं अनाथ था। एक बार बड़े साहब की गाड़ी से टकरा गया। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। फिर मेरी सारी कहानी सुन मुझे अपने साथ मुंबई ले आए। तब से मैं यहाँ इस परिवार के साथ हूँ। बहुत ही भले लोग हैं ये, काका ने कहा। तो आपने शादी नहीं की कभी? वसुधा ने जिज्ञासा बस पूछा। की थी ना, शादी करवाई थी साहब ने मेरी, वो भी गांव की बहुत ही अच्छी लड़की से। लेकिन 10 साल पहले वो भी चल बसी। एक बेटी है मेरी। रवि साहब ने उसे पढ़ाया लिखाया, फिर उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी। अब वो अपने ससुराल में है, खुश है, और हम यहाँ। तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं गए? आप इस उम्र में भी ये काम क्यों कर रहे हैं? वसुधा ने कहा। मेरा मन ही नहीं हुआ कि इस परिवार को कभी छोड़कर जाऊं। जा ही नहीं पाया। मेरी बेटी मुझे कई बार लेने आई, लेकिन मैं नहीं गया। तो बड़ी मालकिन ने मुझे यहाँ भेज दिया ऋषि के साथ उसकी देखभाल करने। लेकिन वो भी मेरा ख्याल रखता है। इतने सारे नौकरों का हेड बना रखा है मुझे। मैं बस इनको हुक्म देता हूँ, काका ने गर्व से कहा। तो वसुधा मुस्कुरा उठी। ऋषि के बारे में कुछ नया ही जाना था आज उसने।
वो ऋषि के बारे में अभी और जानना चाहती थी, इसीलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, और कुछ बताइए ना काका, इस घर के बारे में और ऋषि के बारे में। ऋषि का नाम वसुधा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लिया। अपने पति के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, काका ने मुस्कुराते हुए कहा तो वसुधा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। जब वसुधा ने काका से ऋषि के बारे में कुछ और जानना चाहा तो काका मुस्कुराकर बोले, ऋषि बेटा तो इस घर के लाडले हैं, उनसे सब बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपने परिवार पे जान छिड़कता है। परिवार के लिए पूरी तरह से जीने वाला व्यक्ति है वो। तभी तो कभी ना शादी करने की कसम अपनी दादी माँ के लिए तोड़ दी। रवि बेटा और शैलजा बहू के तो आंखों के तारा है ऋषि। उसकी कोई औलाद भी तो नहीं है, जो कुछ भी है बस सब ऋषि ही है। शैलजा बहू भी उसे बेटे जैसा प्यार देती है। हाँ, शायद इसीलिए वो भाभी को भाभी माँ बोलते हैं। वसुधा ने कहा, सही कहा बिटिया, माँ ही तो है। बड़ी बहू उनकी माँ की तरह ही पाला है उन्हें। लेकिन उन्होंने शादी ना करने की कसम क्यों ले रखी थी? ये सुन काका थोड़े सकपका गए और संभल कर बोले, बिटिया अब ये तो नहीं पता। ऋषि बेटा अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। वो अपने मन की बात बहुत छुपा कर रखते हैं। अब तुम आ गई हो ना, तो शायद थोड़ा बदल जाए। जी, उसने छोटा सा जवाब दिया और मन में बोली, अभी तो मुझे भी बहुत टाइम लगेगा उन्हें समझने में, उनके मन में क्या है। ये तो सच जान पाना तो सच में आसान नहीं। वैसे ऋषि मन के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी शादी ऋषि से हुई। बहुत ही कम लड़कियों का नसीब होता है। जिस दिन उन्हें अच्छे से जान पाओगी ना, तो अपनी ही किस्मत पर रस आएगा तुम्हें। हाँ, थोड़े से गुस्से वाले हैं, कम बोलते हैं। लोग उन्हें घमंडी अड़ियल जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में उनके जैसा अच्छा इंसान नहीं होगा। धीरे धीरे सब जान जाओगी। बहुत ही कोमल मन के हैं वो। अपने काका की ये बातें याद रखना, काका ने कहा तो वसुधा पर हल्का मुस्कुरा कर रह गई। अच्छा, अब तुम गार्डन घूमो, मैं जाकर जरा किचन का काम देख लूँ, काका ने कहा और वहाँ से चले गए। वसुधा पीछे बने गार्डन में गई। गार्डन में अलग अलग खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ थीं। उनमें से कुछ फूलों के पौधे विदेशी भी थे। वसुधा फूलों को देखती, आसपास के पेड़ पौधों को देखती, पूरे गार्डन में घूमने लगी। आखिर में थक कर वो वहीं लगे झूले पे बैठ गई। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। ऋषि वापस आया। आते ही उसने काका से पूछा, काका कहाँ है वो? बेटा वो पीछे गार्डन में है, काका ने कहा तो ऋषि ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने अपना कोट निकाला और शर्ट की स्लीव कोहनी तक मोड़ बाहर बालकनी में आया और नीचे वसुधा को देखने लगा। वसुधा उसे गार्डन में नजर नहीं आई तो नीचे चला आया और वो भी पीछे गार्डन में चला गया। वहां आकर उसने देखा तो वसुधा झूले पे बैठी सो रही है। ऋषि आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। उसने देखा नींद में उसका सिर इधर उधर लुढ़क रहा था, कहीं उसे चोट ना लग जाए। ये सोच वो जल्दी से उसके बगल बैठ गया और उसका सिर हौले से अपने कंधे पे रख लिया। उसके कंधे का सहारा पाकर वह ज़रा सुकून से सो गई और ऋषि वैसे ही बैठा रह गया। कुछ देर बाद नौकर लंच के लिए बुलाने आया तो वसुधा की नींद में खलल ना हो, इसीलिए उसने नौकर को इशारे से ही रोक दिया और वापस जाने के लिए कह दिया। ऋषि वसुधा के चेहरे को देखते हुए मन में सोचने लगा, कुछ तो बात है इस चेहरे में जो ना चाहते हुए भी इसकी ओर खिंचा चला जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता और सब समय पर छोड़ दिया है। जब ऊपर वाले ने हमें एक बंधन में बांध दिया है तो इसे आगे बढ़ाने का रास्ता भी वो ही दिखाएगा। और आज मैंने भी तुम्हारी आंखों में इस रिश्ते को निभाने की, आगे ले जाने की चाह देखी है। जिस दिन तुमने अपने मुंह से कह दिया ना वसु कि तुम इस रिश्ते में आगे निभाना चाहती हो, तो उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, फाड़ कर फेंक दूंगा मैं उस पेपर्स को। लेकिन अभी मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता,
एक मेडिकल स्टूडेंट को दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और फिर तुम तो हो भी वैसी ही नाजुक, इसीलिए अभी आराम करो। ये बोल वो प्यार से वसुधा के चेहरे को निहारने लगा। करीब 2 घंटे बाद वसुधा की नींद खुली। ऋषि को बगल में देख वो चौंक गई। आप कब आए? जब से तुम सो रही थी तब से, ऋषि ने जवाब दिया। मैं कब से सो रही थी? मैं तो बस। ये बोल उसने कलाई में बंधी घड़ी देखी। 3 बज गए। मैं इतनी देर से सो रही थी और आपने मुझे जगाया भी नहीं। वो चौंक कर खड़ी हुई। तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। अब तुम इतने सुकून से सो रही थी। ऋषि ने ये कुछ इस अंदाज में कहा कि वसुधा कुछ बोल ही ना सकी। उसे सिर झुकाए चुप खड़ा देख ऋषि आगे ही बोला, चलकर लंच करें। आई एम श्योर तुम्हें भूख लग रही होगी। ये सुन वसुधा ने सिर हिला दिया तो ऋषि ने अपनी एक बाँह फैलाकर उसे कंधे से पकड़ अपने करीब लाया और उसे साथ लिए चलने लगा। वसुधा हैरानी से सिर उठा ऋषि की ओर देखने लगी। ऋषि ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो वसुधा बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। वैसे एक बात कहूँ? ऋषि ने कहा तो वसुधा फिर से उसे देखने लगी। यार डॉक्टर तुम बनने वाली हो और जब से मुझे मिली हो तुम्हारा ही इलाज मुझे करना पड़ रहा है। ऋषि ने हल्की चुटकी ली। कहने का क्या मतलब है आपका? क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ सकते? वो भी तो इंसान ही होते हैं। वसुधा मुंह बनाकर बोली। हाँ, मैंने कब कहा कि भगवान होते हैं? मैं तो बस जनरली कह रहा हूँ कि तुम्हारी मरीजों से ज़्यादा तो तुम्हें ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। वसुधा रूठती हुई बोली और उससे अलग होकर जाने लगी कि ऋषि ने तुरंत पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा ऋषि के सीने से आ लगी। उसने नजरें उठाकर ऋषि को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो गुस्से से बोला, फिर कभी मत कहना तुम मुझसे बात नहीं करोगी। वसुधा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देखता पाकर ऋषि ने खुद को संयत किया और बोला, चलो। वसुधा भी उसके साथ साथ चलने लगी। ये अचानक से क्या हो गया था मुझे? जब उसने कहा कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हुई? नो ऋषि, खुद को मजबूत कर, तो ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता। ऋषि मन में सोचने लगा। वसुधा ने साथ चलते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और मुस्कुराते हुए ऋषि को देखने लगी। दोनों साथ चलकर डाइनिंग टेबल के पास आए। ऋषि ने वसुधा के लिए चेयर खींची और खुद भी चेयर खींच के बैठ गया। ऋषि ने देखा सारा खाना उसी की पसंद का था। ये तो सारी मेरी पसंद की डिशेस हैं, तुम्हारी पसंद का खाना कहाँ है? ये सब मेरी ही पसंद है, वसुधा बोली तो ऋषि उसे असमंजस से देखने लगा। हाँ, खाने में हमारी पसंद एक जैसी है। एटलीस्ट खाने की वजह से तो हमारे बीच लड़ाई नहीं होगी, वसुधा ने कहा तो ऋषि हल्के से मुस्कुरा दिया। वसुधा ने उसकी प्लेट लगाई, फिर खुद की। दोनों अपना खाना खाने लगे। खाना फिनिश कर ऋषि उठने लगा तो वसुधा ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? ऋषि ने पूछा। वसुधा अपनी आँखें दिखाते हुए बिना कुछ बोले अपनी उंगली बढ़ा ऋषि के होठों पे लगी खीर पूछी। वसुधा की कांपती नाजुक उंगलियों का स्पर्श पाकर ऋषि जैसे बर्फ सा वहीं जम गया। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो खीर लगी थी। वसुधा की हौले से आवाज़ आई तो ऋषि ने अपनी आंखें खोली। वसुधा उसे ही देख रही थी। ऋषि ने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे उठकर कमरे में चला गया। बिटिया, आप भी जाओ, ये सब तो नौकर कर लेंगे, काका ने कहा तो वसुधा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हे भगवान, इनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना, ये बोल काका ने हाथ जोड़ लिए। ऋषि कमरे में आकर चैन की सांस ली। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, जाने अनजाने ऐसी हरकतें कर जाती है कि मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगता है। ये बोल वो बेड पे बैठ गया। तभी वसुधा भी कमरे में आई। वो ऋषि से कुछ कहती उसके पहले ही वो बोल पड़ा, तुम्हें मैं 5 बजे हॉस्टल छोड़ दूंगा, तब तक थोड़ा आराम कर लो। ये सुन वसुधा मन ही मन बोली, ये नहीं कह सकते कि वसु यहीं रह लो, जब अपना घर है तो क्या ज़रूरत है हॉस्टल में रहने की। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, शान नहीं घट जाएगी इनकी।
अगर मुझे खुद रुकने का बोल दिया तो? क्या सोच रही हो? जवाब नहीं दिया तुमने? ऋषि के सवाल से वसुधा अपने ख्यालों से बाहर आई। जी ठीक है, वसुधा ने कहा और वहीं रखे काउच पे बैठ गई। ऋषि भी अपने टैब में देख कुछ काम करने लगा। दोनों ही खामोश थे। कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। बस बीच बीच में दोनों एक दूसरे को भरपूर नज़र देख लेते, फिर से अपनी स्क्रीन पर ध्यान देते। देखते देखते 5 बज गए। वसुधा उठते हुए बोली, चली? 5 बज गए। ऋषि ने उठते हुए बोला और उठकर अलमारी की ओर गया और उसमें से एक बॉक्स निकाल वसुधा को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खोल कर देख लो, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने बॉक्स खोल कर देखा, जिसमें बहुत ही प्यारा डायमंड का मंगलसूत्र था, जिसमें सोने की चेन में एक सिंगल डायमंड मढ़ा हुआ था। साथ ही 2 छोटी छोटी काले मोती। देखने में एक पेंडेंट सेट की तरह ही दिखाई दे रहा था। ये क्यों? वसुधा ने पूछा। ये इसलिए कि तुम्हें इस मंगलसूत्र को छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने पहना है इसे तुम्हें बार बार छिपाना पड़ रहा है और इसे तुम बेझिझक पहन सकती हो। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मंगलसूत्र है। ओह, मतलब आप मंगलसूत्र का ऑप्शन लाए हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इसे आपने मुझे पहनाया था। मैं इसे नहीं उतार सकती। वसुधा अपने गले का बड़ा सा मंगलसूत्र छुपाते हुए बोली, छूते हुए बोली, वसुधा तुम गलत समझ रही हो। ये तो तुम्हारे लिए ही किया है मैंने, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसे मैंने पहनाया है तो कैसे उतारूं, तो लाओ ये वाला भी मैं पहना देता हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ऋषि ने कहा और बॉक्स का मंगलसूत्र निकाल वसुधा के गले में पहनाने लगा। उसके पीछे की ओर हुक लगने के लिए वसुधा के सारे बाल एक ओर किए और गर्दन पर झुककर अपने दांतों से हुक टाइट करने लगा। उसकी गर्म सांसें वसुधा की गर्दन पे महसूस हो रही थी। वसुधा सिहर उठी। एक मीठा सा एहसास उसे गुदगुदा गया। वसुधा स्तब्ध सी आंखें बंद कर खड़ी ही रही। हो गया, ये बोल ऋषि उससे दूर हुआ। अब ठीक है, ऋषि ने कहा तो वसुधा ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह आईने में खुद को देखने लगी। वो नाजुक सा मंगलसूत्र उसकी गोरी लंबी गर्दन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैसा लगा? ऋषि ने पूछा। बहुत सुंदर, वसुधा मुस्कुराते हुए बोली और दूसरा मंगलसूत्र उतार कर ऋषि की हथेली पे रख दिया। अब ये क्या? मुझे क्यों दे रही हो? ऋषि नासमझी से बोला। इसे अपने पास ही रखिए। जब सही समय आएगा तो इसे फिर से मेरे गले में पहना देना। तब तक ये मेरी अमानत है आपके पास, वसुधा ने कहा तो ऋषि मुस्कुराकर रह गया। चलिए, अब हॉस्टल के लिए जाना है, ये बोल ऋषि आगे जाने लगा कि वसुधा ने एक बार फिर ऋषि का हाथ पकड़ लिया। ऋषि सवालिया नज़रों से वसुधा को देखने लगा। वसुधा कुछ देर उसकी आंखों में देखने लगी, फिर कुछ बोलने को हुई। शब्द आते आते होठों तक ही रुक गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके मुंह से शब्द नहीं फूटे। उसका गला रूंध गया और आंखें भर आई। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और ऋषि की कस के गले लग गई।